फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पेपर का वेट कर रहे थे बीपीएससी के लिए, और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि इस पर आपको वीडियो चाहिए थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी को पूरा जो है एनालाइज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को। ये जून 2023 का पेपर है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, 3 घंटे का पेपर है और मार्क्स होने वाले हैं आपके 500 वर्ड्स में करने हैं कोई भी 5 क्वेश्चन आपने, और किसी भी जो सिलेक्ट एटलीस्ट 2 सेक्शन फ्रॉम ईच सेक्शन, 2 क्वेश्चन जो है किसी भी ईच सेक्शन से, हर सेक्शन से कोई 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कौटिल्यज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट द सेंट्रल लेवल वॉज वेल थॉट ऑफ, एक्सप्लेन। तो जो कौटिल्य था, जो चाणक्य जो थे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो स्ट्रक्चर था ना, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है आपने। तो आप स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रो में लिखेंगे कि अर्थशास्त्र जो था वो प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य को जानते हैं ना, चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखित है। मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक इकाई थी, उस प्रशासनिक मशीनरी की संरचना और संगठन का विस्तृत विवरण ये प्रदान करता है। ये जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ये जो ग्रंथ है ना, इसमें जिसे राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पर सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इन दोनों के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक ग्रंथ माना जाता है। और जो शासन की संरचना हो गई, शासक की भूमिका हो गई, और राज्य की कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि एक राजनीतिक विज्ञान के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, एक शासक किस तरह से होना चाहिए, शासक की क्या कार्य होने चाहिए, और जो राज्य की कार्यप्रणाली है वो किस तरह से होगी, मतलब राजा जो राज्य को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, किस तरह से अपने प्रशासन को चलाएगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप, केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द सेंटर्स ऑफ द स्टेट, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी होल्डिंग बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। जो राजा होता था ना, वो केंद्र में जो राजा जो था वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन होता था? किंग, ठीक है, जिसके पास कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियाँ थी। तो राजा ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ठीक है, और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। जबकि जो राजा था वो एक केंद्रीय व्यक्ति था, सेंट्रल पर्सन था। कैसे था? क्योंकि उसे कई अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। मतलब जो केंद्रीय अधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, वो उसको हेल्प करते थे। किस लिए हेल्प करते थे? ताकि शासन के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, तो वही था, मंत्रिमंडल था राजा का अपना एक, जो उसको हेल्प करता था राज्य को अपने चलाने के लिए। फिर इसमें आप बताएंगे कि राजा, किंग, जो राजा था वो राज्य का प्रमुख था, राज्य प्रमुख होता था, और जो अंतिम निर्णय होता था वो राजा ही लेता था, किसी भी फैसले का, ठीक है, जो निर्णय होता था। उसकी भूमिका केवल सैनिक नेतृत्व या फिर बाकी फैसलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसे लोगों की भलाई सुनिश्चित करना, कि उसकी प्रजा जो है वो खुश रहे और समृद्ध रहे, उसकी जिम्मेदारी भी राजा पर ही होती थी। राजा जो है वो प्रशासन, ठीक है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय और नीतियाँ, जो नीतियाँ बनती थी ना, उनका नीतियों का क्रियान्वयन, मतलब उनका प्रोसीजर, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिम्मेदार था। इसके साथ साथ जो राजा को जो मंत्रियों की परिषद से सलाह मिलती थी, जो मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद किस लिए होती थी? ताकि वो राजा को सलाह दे सके, ठीक है, और उसके जो अधीन कई अधिकारी होते थे जो साम्राज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते थे। वो ये सुनिश्चित करते थे कि जो राजा हैं वो प्रशासन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करे, सुचारू रूप से चलाए। तो उसका ये हेल्प कौन करता था उस चीज़ में? मंत्री परिषद राजा की हेल्प करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम मंत्री परिषद को ही डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं पॉइंट वाइज लिख देती हूँ। मंत्री परिषद क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। द मंत्री परिषद वॉज कंपोज्ड ऑफ सीनियर एडवाइज़र और मिनिस्टर्स, ठीक है, ये इसमें होते थे, सीनियर एडवाइज़र होते थे और मिनिस्टर्स होते थे। वो टू हेल्पिंग द किंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद जो है वो प्रशासन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, और मंत्री परिषद में वरिष्ठ सलाहकार, जो बड़े सलाहकार थे, और मंत्री शामिल होते थे जो राजा की नीतियों और निर्णयों को बनाने में मदद करते थे। उसके बाद जो परिषद जो है वो राजा को, किंग को क्या करते थे, सैन्य, जो सेना से संबंधित मामले होते थे, विदेश से संबंधित मामले होते थे, और अर्थव्यवस्था से जो संबंधित जितने भी मामले होते थे उन पर क्या देते थे, ये लोग सलाह देते थे, ठीक है, राजा को सलाह दी जाती थी। तो मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियों और विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो मंत्री परिषद होती थी उसमें वो लोग शामिल किए जाते थे जो विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर, मतलब जिनको बड़े बड़े क्या दिए जाते थे, पद दिए जाते थे, ठीक है, और उन्हीं की भूमिकाओं के आधार पर उनसे सलाह ली जाती थी। मान लो किसी को इकोनॉमी दे दिया, किसी को सैन्य विभाग दे दिया, किसी को कृषि विभाग दे दिया, ठीक है। तो जिस मंत्री परिषद को जिसको कृषि विभाग मिलता था वो राजा को कृषि से संबंधित ही सलाह देता था, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी आते थे, जैसे पुरोहित आ गए, ठीक है, सैन्य प्रमुख आ गए, जो नौसेना अधिकारी, जो सेना अधिकारी बोलते हैं, जिसके कोषाध्यक्ष हो गए, जो क्या करता था, कोष, जो राज्य का जो धन है उसकी देखभाल करता था, उसके बारे में जो है राजा को बताता था कि किस तरह से धन खर्च करना है, किस तरह से प्रजा की भलाई में धन लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न अधिकारी, अलग अलग जो अधिकारी होते थे और उनकी क्या भूमिकाएं होती थी, ठीक है। फर्स्ट होगा इसमें दूतक। दूतक क्या होता था, गुप्तचर, गुप्तचर को बोलते थे दूतक, ठीक है। दूतक का काम क्या होता था, जो खुफिया जानकारी एकत्रित करते थे और राजा को रिपोर्ट करते थे, ठीक है, इसको रिपोर्ट करते थे राजा को, ये वो थे स्पाई जिसको बोलते हैं। फिर है विग्रहिका, विग्रहिका उसे क्या बोलते हैं, सैन्य कमांडर, जो सेना का कामकाज संभालता था ना उसको, ये सैन्य मामलों और रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे, इनको ये सारी जिम्मेदारियां होती थी। सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का क्या काम होता था, जो राज्य के वित्त और संपत्ति की देखभाल करते थे, उस संपत्ति का प्रबंध करते थे। फिर एक कर्मकर्ता, कर्मकर्ता क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी, इसका क्या काम होता था, जो राजकीय आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करते थे। मतलब जो राजकीय आदेश जो होते थे ना, राजकीय आदेश वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी देखभाल कौन करता था, ये कार्यकारी अधिकारी करते थे, जिसको कर्मकर्ता बोलते हैं। लास्ट आता है आपका राजुक, ठीक है। राजुक क्या होता है, जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजकल जिसको बोलते हैं, जो प्रशासनिक इकाइयों जैसे प्रांत या फिर जिले, प्रांत या फिर जिलों के क्या होते हैं, प्रभारी होते थे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। तो ये अलग अलग जो हैं, दूतक, विग्रहिका, सन्निधाता, कर्मकर्ता और राजुक, ये अलग अलग अधिकारी होते थे और ये इनकी भूमिकाएं थी, क्या क्या काम करते थे, जो राजा को हेल्प करते थे ये अपने कामों की जरिए। फोर्थ पॉइंट आता है आपका रोल ऑफ सेक्रेटरीज एंड रिकॉर्ड कीपर। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि रिकॉर्ड कीपर कौन होते हैं, जो सारी जितनी भी जो व्यवस्थाएं बनाई होती है राज्य में उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सेक्रेटरीज कॉल्ड सचिवा। तो इनको क्या बोलते थे, सचिवास, ठीक है। इनकी व्यवस्था की गई थी फॉर मेंटेनिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए रखे जाते थे। दीज रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट डिसीजन। अच्छा, इन रिकॉर्ड्स में होता क्या था, इम्पोर्टेंट डिसीजन के रिकॉर्ड होते थे, ठीक है। और सेकंड हो गया आपका लॉ, जितने भी कानून बनाए जाते थे वो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते थे ना उनके रिकॉर्ड रखे जाते थे यहाँ पर,
safely. So the efficiency of the state depends on the accuracy and organization of these records, as they were essential for the smooth functioning. किस लिए होता था? Smooth functioning of the administration. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि जो गोपनीय सचिव और अभिलेख, ठीक है, अभिलेख मीन्स जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। तो अर्थशास्त्र में अभिलेख रखने और जो दस्तावेजों के महत्व पर भी जोर दिया गया था। मैं इसी को इंग्लिश में हिंदी में बता रही। तो सचिव जिन्हें क्या बोलते थे? सचिव बुलाया जाता था। तो राज्य के अधिकारी अभिलेखों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे और इन अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, कानून के, लॉ से संबंधित प्रशासनिक आदेश, ठीक है, और ये सारे निर्णय जो है वो शामिल होते थे। तो राज्य की कार्य कुशलता के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है इन अभिलेखों की सटीकता, गोपनीयता और इन संगठनों पर निर्भर करती थी, क्योंकि ये प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थे। उसके बाद आप लिख देंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट द सेंटर इन द अर्थशास्त्र वॉज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, with the king at the helm and supported by a council of ministers and various officials. Kautilya emphasized the importance of a structured administration where each official had a defined role and responsibility. So this system was not only aimed at effective governance but also at maintaining peace, prosperity, stability. कहाँ पर? राज्य में, ठीक है। तो राज्य में शांति और समृद्धि और व्यवस्था बनाए रखने में ये हेल्प करते थे। तो जो डिटेल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इन द अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में डिटेल एक जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाई गई है, दैट डेमोन्स्ट्रेट द एडवांस्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना हमेशा रहती है और इसमें भी आया हुआ है, तो ये है हेनरी फ्योल पर। तो हेनरी फ्योल के जो आपको प्रिंसिपल्स बताने पड़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्पेसिफाइड बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा तैयार करके जाना है, इसको छोड़ना मत। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि हेनरी फ्योल अ फ्रेंच मैनेजमेंट, कौन था वो? एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियरिस्ट, ठीक है, ये था। आउटलाइन 40 प्रिंसिपल्स उसने बताए हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन की उन्होंने वकालत की है कि ये सिद्धांत कहता है, जो इनका सिद्धांत है कि कार्यों को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि कार्य जो है वो कुशलतापूर्वक बढ़ सके। क्योंकि अगर मान लो एकदम से बड़े बड़े काम लेके बैठ जाएंगे, जैसे कि मान लो तुम्हें कोई एग्ज़ाम करना है, ठीक है, जो तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब तुम ये सोचो कि मैं सारा एकदम से ही पढ़ लूँ, एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लूँ, तो वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए ना आपको पूरा साल थोड़ा थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर सकोगे। तो यही उनका मानना है कि कार्य का विभाजन होना चाहिए। जो कार्य है, कोई भी काम है, उसको छोटे छोटे कई हिस्सों में बांट दो ताकि वो कुशलता से हो सके। और विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारी विशेष कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसकी वजह से, कार्य के विभाजन की वजह से, और उसमें ज़्यादा दक्ष भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे समग्र प्रदर्शन में सुधार होगा। मतलब कि बाय स्पेशलाइजिंग वर्कर्स कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क एंड बिकम मोर स्किल्ड, रिजल्टिंग इन बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा, आप लिखेंगे अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा हो जाएगा। अथॉरिटी मतलब अधिकार और जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। तो फ्योल ने ये बताया है, फ्योल ने कि इस बात पर बल दिया है कि अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजर है, मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स
एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दोज ऑर्डर्स आर कैरिड आउट, कि जो मैनेजर होते हैं उनके पास ये अधिकार होने चाहिए, आदेश देने का अधिकार होना चाहिए और उन आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आदेश दे दिया उसके पास कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं, उस आदेश के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस अब दे दिया और भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर लिख दूँ मैं, डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। अनुशासन पर वो काफ़ी जोर देते हैं। अनुशासन के बारे में उनका मानना है कि किसी भी संगठन को सुचारू संचालन के लिए अच्छे अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारियों को संगठन के नियमों, विनियमों, ठीक है, और समझौतों का, क्या क्या होते हैं, नियम, विनियम और समझौते, इनका सम्मान करना चाहिए। तो गुड प्रिंसिपल इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ मस्ट रेस्पेक्ट द रूल्स रेगुलेशंस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रूल रेगुलेशन और एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो प्लेस किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इफेक्टिवली रन करना चाहिए और उसमें हेल्प करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। This reduces confusion and ensure that employees are clear about their responsibilities. इसका कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार हर कर्मचारी को एक सुपीरियर, जो सुपीरियर होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे ऑर्डर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न कम होता है, पता रहता है कि क्या करना है, क्योंकि एक ही आदमी के साथ जो डील हो रही है, ठीक है, उससे कन्फ्यूज़न कम होता है और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनमें भी क्या मिलती है, क्लैरिटी, स्पष्टता मिलती है, काम सुचारू रूप से होता है। फिर पांचवा पॉइंट आएगा आपका दिशा की एकता, या दिशा की एकता बोल लो, या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें फेयल ने बोला है कि संगठन को सभी कर्मचारियों को एक सामान्य लक्ष्य, एक कॉमन जो सिग्नल प्लान, ठीक है, उसकी और उसको मार्गदर्शन के लिए क्रिया, जो एक एम्प्लॉयज़ को, इसको तुम ऐसे समझ लो कि फ्योल स्टेटेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कि एक गोल की तरफ बढ़ने के लिए सारे कर्मचारियों के लिए जो है एक सिंगल प्लान होना चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन भी कम होगा और सबको ये पता रहेगा कि क्या काम करना है और उनके एक्शंस जो है वो स्मूथली इफेक्टिव होंगे। तो सभी प्रयासों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका व्यक्तिगत हित का सामान्य हित से अधीन होना, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो संगठन का हित पहले आना चाहिए, ठीक है, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर संगठन के जो क्या होते हैं लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर है आपका 7 पॉइंट में आप लिखेंगे रिम्यूनरेशन, ठीक है, मुआवजा बोलते हैं ना जिसको। मुआवजे में क्या होता है, फ्योल ने ये बल दिया है इस बात पर कि कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि उचित वेतन कर्मचारियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है, कि वो अपने काम को और अच्छे से कर सके, सुचारू रूप से कर सके, और जो उनको अपनी नौकरी में क्या जो काम जो कर रहे हैं उसमें उनको संतुष्टि मिले। जब संतुष्टि मिलती है ना, तभी आदमी काम को सुचारू रूप से करता है और उसको मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। 8 पॉइंट में आ जाएगा आपका सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण। तो इस सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जो प्राधिकरण होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो किस हद तक उचित प्रबंध रखती है, ठीक है, और किसके हाथों में वो केंद्रित है। फ्योल ने संगठन के आकार और आधार पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने का सुझाव दिया है, ठीक है। 9th है आपका स्केलर चेन, सीलर श्रृंखला। तो फ्योल ने फ्योल आर्ग्यूड दैट देयर शुड बी अ क्लियर चेन ऑफ व्हाट कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर कम्युनिकेशन होती है ना, दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे,
कि जो ऊपर अधिकारियों से जो ऑर्डर आते हैं उनको फ्योल ने ये तर्क दिया कि जो संगठन होते हैं ना उनमें आदेशों की जो ऑर्डर होते हैं उनकी एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए, जिसमें कि कम्युनिकेशन जो है वो टॉप से लेकर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उससे लेकर जो नीचे के अधिकारी हैं, बॉटम के अधिकारी, उन तक एक जो है स्पष्ट क्या निर्देश जो है वो जा सके। उससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन कम होगा, कन्फ्यूजन कम होगी तो जो सुचारू रूप से सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में ठीक ठीक चलेंगे। 10वां पॉइंट आता है आपका ऑर्डर। देयर शुड बी ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल। उसमें क्या होगा कि जो संसाधन और लोगों का एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ अपनी उचित जगह पर होना चाहिए। कि मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारी चीज़ें, चाहे मशीनरी है, फाइल्स है, जो भी चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ अपनी जगह पर व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि जो काम करने में एक दक्षता हासिल हो और किसी भी तरह का कोई बैरियर ना आए। 11वां पॉइंट होगा आपका। 11वां पॉइंट में हमारा आता है इक्विटी, न्याय। तो फ्योल का ये मानना था कि कर्मचारियों के साथ ना निष्पक्षता, दयालुता और न्याय के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो निष्पक्ष न्याय होता है ना, निष्पक्ष न्याय की वजह से होता क्या है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वफादारी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी बढ़ती है। फेयर ट्रीटमेंट बूस्ट मोरल एंड फोस्टर्स लॉयल्टी। सेकेंड 12th आता आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। फ्योल ने जो नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता पर तो बल दिया ही, एक स्थिर कार्यबल जो है उत्पादकता और संगठन की जिम्मेदारी में वृद्धि करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी आ गया। 13 पॉइंट में आएगा आप इनिशिएटिव, पहल करना। तो फ्योल ने बोला कि फ्योल एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव इन देयर वर्क व्हेन एम्प्लॉयज आर अलाउड टू एक्सप्रेस what their ideas and take responsibility, so that leads to innovation and better performance। फ्योल ने कर्मचारियों को उनके कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित किया है। जब कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होगी ना और जिम्मेदारी लेने की अनुमति दी जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो एक नए विचार और बेहतर प्रदर्शन की ओर लेके जाता है। 14 और लास्ट पॉइंट आता है आपका एस्पिरिट द कॉर्प्स। फ्योल बिलीव्स दैट टीम वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टीम वर्क एंड हार्मनी प्लस हार्मनी क्या करती हैं अमंग एम्प्लॉयज़ आर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, कि फ्योल का मानना था कि कर्मचारियों के बीच टीम वर्क और सामंजस्य संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। एक अच्छी टीम भावना जो है ना वो सहयोग को प्रोत्साहित करती है और समग्र जो मनोबल होता है ना कर्मचारियों का वो उसको बढ़ाता है। तो ये 14 पॉइंट आपने लिख देने हैं, ठीक है, हेनरी फ्योल के बारे में। और चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जामिन द गांधीयन थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ये क्वेश्चन ना डिफरेंट वे में आता है। एक तो इस तरह से आ सकता है जो आपके सामने है, दूसरा आ सकता है कि जो गांधी जी का जो स्वराज वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्वराज कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और इम्पोर्टेंट इस बार यही है, तो मैं ये स्वराज कॉन्सेप्ट वाला आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। तो इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इस वीडियो में मैं टोटली ये क्वेश्चन पेपर नहीं करूँगी सॉल्व, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट वे में आ सकते हैं मैं उनको डिस्क्राइब करूँगी आज। ठीक है, तो स्वराज के बारे में बात कर लेते हैं। द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। ठीक है, उसका मतलब क्या था कि ये एक सेंट्रल आइडिया था महात्मा गांधी का, उनकी फिलोसफी थी ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो इट फोकस ऑन सेल्फ गवर्नमेंट पर फोकस था, और बोथ एट द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी लेवल, एट द लिबरेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका जो गांधी जी का जो स्वराज था, इसका मतलब ये था कि एक सेंट्रल आइडिया था उनकी फिलोसफी का जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित करता है। तो उनका जो फोकस था वो सेल्फ गवर्नमेंट पे था, अपना शासन होना चाहिए, बोथ एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल, कि खुद पर भी और कम्युनिटी जो समुदाय के स्तर पर भी। तो इसके जो कुछ की पॉइंट्स थे जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेल्फ रूल या स्वराज एट द इंडिविजुअल लेवल, कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या मतलब था इसका। व्यक्तिगत स्तर पर आप डिस्क्राइब करेंगे कि गांधी जी ने बल दिया है कि जो असली स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन से शुरू होती है।
ठीक है, ये उनका मानना था। एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, कार्यों और विचारों पर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए। ये तो उनके टूल्स थे ना इम्पोर्टेंट करके। व्यक्ति क्या है, वो आत्म अनुशासन की उच्च अवस्था, सेल्फ स्टेट ऑफ रूल, द हायर सेल्फ स्टेट ऑफ सेल्फ रूल को अचीव कर पाता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका शक्तियों का केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सॉरी। तो इसमें क्या है, जो गांधी के जो स्वराज के सिद्धांत में विकेंद्रीकरण की बात की गई है, जहाँ जो शक्तियाँ वो स्थानीय समुदाय में वितरित की जाएगी, बांट दी जाएंगी और कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहेगी। ठीक है, ये उनका मेन जो फिलोसफी, इट्स पार्ट ऑफ फिलोसफी था। उन्होंने ग्राम स्वराज, ये चीज़ें याद रखना, ये पॉइंट्स, ग्राम स्वराज का समर्थन किया था, जो आत्मनिर्भर हो, जहाँ हर व्यक्ति को निर्णय लेने की आज़ादी हो। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा के बारे में लिखेंगे, नॉन वायलेंस। अहिंसा जो है गांधी जी के स्वराज का मुख्य आधार था। ये तो तुम्हें पता होगा, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। गांधी जी का मानना था कि जो असली स्वराज है वो हिंसा के माध्यम से नहीं मिल सकता, बट ये अहिंसा और सभी जीवों के प्रति प्रेम पर आधारित है। उनका मानना था कि अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक क्या लाएगी? परिवर्तन लाएगी। अहिंसा के द्वारा ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर है स्वदेशी। गांधी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी फॉर कम्युनिटीज एंड नेशन। ठीक है, ही अर्ज्ड पीपल टू यूज लोकल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस देयर ओन गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट का जो की पार्ट था वो यही था ना, कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे, अपने कपड़े खुद बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। हम जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश कपड़े थे या ब्रिटिश सामान था, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने जो लोगों से ये स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और अपनी खुद की वस्तुएं बनाने का आग्रह किया था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन इस सिद्धांत का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसमें गांधी जी ने लोगों से विदेशी वस्त्रों का क्या किया था? बहिष्कार करने के लिए कहा था और घरेलू उत्पादों का समर्थन करने के लिए कहा। फिफ्थ पॉइंट है आपका सत्य और अहिंसा। अभी तक हम आ गए यहाँ तक। गांधी जी ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत माना था। स्वराज्य तभी आपको मिल सकता है जब व्यक्ति समाज की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ये उनके मेन जो की पॉइंट्स थे, और नैतिक आचरण, ठीक है, के सिद्धांतों का क्या करे? पालन करे। तो सत्य के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना आत्मशासन के विकास के लिए भी आवश्यक है। सिक्स पॉइंट है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय। गांधी जी का मानना था कि स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता और नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। उन्होंने जो अछूत प्रथा थी, जातिवाद था, भेदभाव, इन सारी चीज़ों का क्या किया था? खंडन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी जी का मानना था कि एक सादा और मितव्ययी जीवन जीना चाहिए। उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं में कम से कम चीज़ों को बढ़ावा दिया और नैतिक और जो बौद्धिक विकास के बल पर उन्होंने बल दिया। तो सरलता पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति जो वो आंतरिक शांति तो प्राप्त करता है, समाज के कल्याण में भी योगदान देता है। तो गांधी बिलीव्ड इन लिविंग ए सिंपल फ्रगल लाइफ। ही प्रोमोटेड मिनिमलाइज इन मटेरियल नीड्स, जो सांसारिक चीज़ें होती है, भौतिकवादी चीज़ें होती हैं, एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, एट्थ पॉइंट आएगा आपका यूनिटी एंड हार्मनी। यूनिटी एंड हार्मनी, एकता और सामंजस्य। इसका मतलब होता है एकता और सामंजस्य को स्थापित करना। तो गांधी जी ने विभिन्न समुदायों, धर्मों, संस्कृतियों के बीच एकता पर बल दिया। उनका क्या मानना था कि जो असली स्वराज है ना, सेल्फ रूल, वो तभी मिलेगा जब समाज के विभिन्न हिस्से हैं, हिस्से का मतलब लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में आपसी सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, समझ हो और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो, तभी ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रिटिकली इवेलुएट अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, डेफिनेटली करके जाना है इसकी तैयारी। तो आज अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो मास्लो है, मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस तरह भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, बट आपको इसमें क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है।
ठीक है। तो जो मोटिवेशन इज नोन एज द हायरार्की ऑफ नीड्स, ये इनका थॉट था ना, विच ही प्रपोज्ड इन 1943, ये इन्होंने 1943 में इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू मास्लो, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय अ सीरीज ऑफ नीड्स, कि जो जिन इसमें मैस्लो के अनुसार जो मनुष्य है एक श्रृंखला के रूप में आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, और ये आवश्यकताएं एक श्रेणीबद्ध तरीके से क्या होती है, व्यवस्थित होती हैं। अर्थात उच्च स्तर की आवश्यकताओं को प्रेरित करने से पहले जो नीचे स्तर की जो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को जो 5 लेवल्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें एक फिजिकल आ जाएगा आपका, ठीक है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशंस, और आत्म साक्षात्कार। ये इन्होंने 5 अपने जो हैं लेवल्स बताए हैं अपनी थ्योरी के लिए। तो पहला पॉइंट आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड, दो जो इन द बेसिस ऑफ द हायरार्की आर फिजियोलॉजिकल नीड्स विच आर द मोस्ट बेसिक, जो कि बहुत ही बेसिक और एसेंशियल फॉर सर्वाइवल होती है चीज़ें। दीज इंक्लूड्स, इनमें क्या क्या आता है, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, एयर, है ना, एयर। तो ये चीज़ें आती हैं मेन, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना। तो मास्लो बिलीव्स दैट अंटिल दीज नीड्स आर मेट नो अदर नीड्स कुड बी परस्यूड। फॉर एग्जांपल, कि जैसे कोई व्यक्ति है भोजन या फिर वो एक सेफ्टी जगह के लिए प्राप्त करने के लिए मान लो संघर्ष कर रहा है घर के लिए रहने के लिए, तो वो सामाजिक संबंधों या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। कैसे सोचेगा, जब एक बेसिक सी चीज़ होती है, जब इंसान के पास खाना होगा, पेट भरा होगा, तो वो सोच पाएगा ना बाकी चीज़ों के लिए। बेसिक चीज़ तो उसकी होती है कि उसके पास थोड़ा सा खाना हो जाए और एक थोड़ी सी जगह हो जहाँ पर वो रह सके, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें जो हैं उनके बारे में वो सोचेगा। सेफ्टी नीड हो गई या इस तरह की चीज़ों के बारे में वो आगे सोचेगा। सेकेंड पॉइंट आता है सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें क्या होगा कि जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ना, ये वाली फिजिकल, तब अगला स्तर जो होता है वो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सेफ्टी नीड्स। तो ये आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा और स्थिरता संबंधित होती है। जैसे शारीरिक सुरक्षा हो गई, रोजगार हो गए, और हेल्थ, इसके बाद जो है मनी, वित्त से संबंधित सुरक्षा। तो लोग जो है ना खुद को किसी तरह के खतरे और असुरक्षा की बचाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक चीज़ें होती है कि ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब व्यक्ति जो किसी के पास एक स्थिर रोजगार है और स्वास्थ्य सेवा, मतलब उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, एक रोजगार भी है, तो वो सुरक्षित महसूस करेगा। और उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित, मतलब कि जब बेसिक चीज़ें उसके पास होगी, रोजगार होगी, हेल्थ होगा, मनी होगी, तो उसके बाद वो इनसे ऊपर की जो लेवल्स होते हैं ना, जो उनकी आवश्यकता है उसके बारे में वो सोच पाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है प्रेम और संबंध की आवश्यकताएं। इसमें क्या लिखेंगे आप कि जब सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है ना, खाना हो गया, सुरक्षा हो गई, रोजगार की, तब व्यक्ति प्रेम और संबंध की तलाश करते हैं। ये आवश्यकताएं रिश्ते, फ्रेंड, मित्र हो गए, और सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक रिश्ते की इच्छा से संबंधित होते हैं। देखो मानव जो है वो स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, और फैमिली, फ्रेंड, और जो उनके साथ उनके इमोशनल रिलेशन होते हैं, तो उनके भले के लिए वो, और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इंसान को सोशल बनाए रखने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाए रखने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लोग जो है समूह में, समुदाय में शामिल होना चाहते हैं और स्थायी जो संबंध बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति सहायक दोस्तों में और पारिवारिक संबंध रखता है ना सबसे, वो हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित रहेगा हमेशा, क्योंकि उसे कहीं ना ये इमोशनली बॉन्ड उनके साथ बना रहेगा। जब इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो फिर वो हमेशा ऊपर की ओर ही तरक्की करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सम्मान की आवश्यकता। जब प्रेम और संबंध की आवश्यकताएं पूरी हो गई, ये नीड पूरी हो गई, तब व्यक्ति का जो नेक्स्ट लेवल आता है वो सम्मान की आवश्यकता, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देता है वो। ये जो आवश्यकता होती है वो आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान, पहचान और दूसरों का सम्मान पाने की इच्छा से संबंधित होता है। मतलब इंसान जो है ना, जब उसमें सम्मान की आवश्यकता की भावना आती है ना, तो वो दूसरों के सम्मान भी करना चाहता है और दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए भी वो इच्छा रखता है। तो लोग जो है, जैसे जो इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें, सफल और अपने आप को सक्षम महसूस करने लगते हैं। तो इसमें कार्य हो गया, रोजगार, शिक्षा हो गई, एजुकेशन, और जो व्यक्तिगत उपलब्धियों में सफलता जो है प्राप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति है,
अपने साथियों में या जो भी उसके अपने कनेक्शंस हैं उनमें वो रिस्पेक्टेड फील करेगा, और जो अपनी उसकी जो अचीवमेंट्स होंगी ना उस पर वो गर्व महसूस करेगा। तो यही चीज़ होती है जो आदमी को सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बनाती हैं, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंट की वजह से ही वो क्या होता है, सफलता की ओर अग्रसर होता है। 5th पॉइंट आएगा आपका आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, आत्म साक्षात्कार तब होता है जब एक व्यक्ति की पूरी क्षमता प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं। इच्छा को दर्शाना कि वो सब कुछ करना चाहता है, प्रेम संबंध, सम्मान की आवश्यकता, फिजिकल नीड, और जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं ऊपर जो हमने डिस्कस करी हैं। तो इसमें व्यक्तिगत विकास हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, अपने आप को आत्म सुधार की खोज भी शामिल है। वो अगर उसे लगता है कि आत्म साक्षात्कार की बात तभी आती है जब आदमी को, इंसान को अपने बारे में पता चलता है, आपकी उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। वो कमियाँ हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करता है। जो लोग पहले सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अब मस्लो का ये भी मानना था कि जो आत्म साक्षात्कार है वो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य, जहाँ एक व्यक्ति अपने आप को क्या बना लेता है, सर्वोत्तम संस्करण बना लेता है, बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि डिस्क्राइब करने चाहिए आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग कर लेना, अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, बट जो मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें डिस्क्राइब करा दिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो कर ही देना। ठीक है, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, बाय बाय।